Okay, chapter number 12, atoms, textual exercise, numerical number first. Choose the correct alternative the forms the clues gives the ends of the each statement. Okay, first आपको दिया हुआ कि भाई the size of the atoms is a Thomson's model is space the atomic size in the Rutherford models. तो दोनों की साइज में तो कोई चेंजेस नहीं था, तो नॉन डिफरेंट फ्रॉम each other. And second B, in the ground state of the space the electron are in the stable equilibrium while in space the electron always the experience net force. ठीक है, तो पहला जो ग्राउंड स्टेट वाला था वो एक्सप्लेन किया था हमने थॉमसन्स मॉडल से. एंड देन आफ्टर इज इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एक्सपीरियंस नेट फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट किया था रादरफोर्ड ने. देन आफ्टर उसके हिसाब से तो हमने रेडियस निकाली थी और उसकी स्पीड निकाली थी. ठीक है, वो जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स लग रहा था सेंटीमीटर फोर्स. एंड देन आफ्टर एक सेकेंड फोर्स लग रहा था सेंटीमीटर फोर्स की जो इफेक्ट, दिस इज अ कूलम्बियन फोर्स. थर्ड द क्लासिकल एटम्स बेस्ड ऑन द स्पेस इज द डूम टू द कोलैप्स. ओके, तो उसके बीच में जो कोलैप्स है तो कोलैप्स ने एक्सप्लेन किया था रादरफोर्ड ने. देन आफ्टर डी एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशंस इन अ स्पेस बट हैज द हेवी द नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशंस. तो फर्स्ट जो हमारा जो नियरली कंटिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया था एक थॉमसन्स मॉडल ने. और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग होता है कि भाई रादरफोर्ड ने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि भाई हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर में और एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है. ठीक है, ओके, तो वो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म. द नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इज द रादरफोर्ड. And then after last the positively charged parts of the atom is a process the most of the mass in the ओके, तो आपका जो दोनों मास का जो प्रोसेस है इज द मोस्ट ऑफ द मास इन द रादरफोर्ड एंड बोथ मॉडल वो एक्सप्लेन कर सकती है. ठीक है, okay, next numerical is second. The suppose you are given a chance to the repeat the alpha particle scattering experiment. अगर आप अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो यूजिंग द थिन शीट ऑफ द सॉलिड हाइड्रोजन, बट आप एक गोल्ड फॉइल की यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एक सॉलिड हाइड्रोजन की फॉइल की यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा वो आपको बताना है. ठीक है, तो हाइड्रोजन इज अ सॉलिड टेम्परेचर इज बिलो द 14 केल्विन. द व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट. ओके, हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकली, इसमें आपको ऐसे बताया कि भाई आपको हाइड्रोजन की फॉइल यूज़ करनी है, हाइड्रोजन की. ठीक है, तो हाइड्रोजन का मीन्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको मालूम है कि भाई इसमें ओनली फॉर वन प्रोटॉन ही होता है, वन प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27. ठीक है, किलोग्राम. ओके, देन आफ्टर हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कर रहे हैं ना, तो हमारी जो फॉइल बनी हुई थी वो जो फॉइल है वो फॉइल हमारी हाइड्रोजन की है. हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाने वाले हो, तो अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन अवेलेबल है, देन आफ्टर 2 न्यूट्रॉन अवेलेबल है. ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना वो एक प्रोटॉन के जैसा ही होता है. तो यहाँ पे कितना पार्टिकल्स फाइन हुआ, 2 + 2 = 4, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. आप उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर 6.68 इंटू 10⁻27 किलोग्राम समथिंग आता है. ठीक है, तो आप जो स्ट्राइक करवाने वाले हो उसकी मास की वैल्यू जो आप फॉइल है वहाँ पे, तो फॉइल की मास के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे हीट करेगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको लेके वो यहाँ से चले जाएंगे. ठीक है, तो आपको सभी अल्फा पार्टिकल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाते नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन से वो कोलिजन करता है और कोलिजन करके वो अपने साथ ही लेके जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में एक हेवी मास पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है. अगर हेवी मास पार्टिकल्स अवेलेबल होगा तब भी वो रिबॉन्ड करके वो वापस चलता. ठीक है, पर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के पास मास ज़्यादा है. ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में मास कम है, तो वो क्या करता है कि भाई यहाँ से वो उसको लेके चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है, देन आफ्टर न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें आपको ऐसे बताया गया भाई व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट मीन्स के मिनिमम वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. प्रेजेंट इन द पार्सन सीरीज. तो पार्सन सीरीज वो एक्सप्लेन कर रही थी आपको इंफ्रारेड कलर के बारे में रिगार्डिंग. ठीक है, इंफ्रारेड कलर में वो आपको विजिबल नहीं होता है, आपकी जो विजिबल लाइट से भी कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसको हम बोलते हैं भाई इंफ्रारेड्स. ओके, जो इंफ्रारेड वाले जो मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक थर्ड ऑर्बिट में होते हैं, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो ऐसा इक्वेशन आएगा कि भाई 1/λ = R
यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर और -1/n², ठीक है, ऐसा इक्वेशन इसमें होता है। दिस आर इट इज़ नोन एज रीडबर्ग कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स, उसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स। ओके, आपको एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है ना। ओके, तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एन की जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो एन इज इक्वल टू आपको लेना है इन्फिनाइट, ठीक है। तो आप एन इज इक्वल टू इन्फिनाइट ले लीजिए। तो यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे आर की वैल्यू में पुट कर देता हूँ कि 1.097 × 10⁷। उसका ऑर्डर आपको कम लाना है, उसका ऑर्डर आपको कम लाना है, ठीक है। तो कम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना भाई, ज़्यादा करने के लिए जो माइनस वाली टर्म है वो उसको आपको जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो कैसे होगा कि भाई यहाँ पे आप इन्फिनाइट पुट कर दो तो 1/∞ इज इक्वल टू हो जाता है जीरो। कोई भी डिवाइड में इन्फिनाइट आता है तो उसका आंसर आता है जीरो। तो ए वाली जो टर्म हो गई तो ए तो जीरो हो गई, तो जीरो हो गई तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी तो वो जो वाली टर्म बनी वो ज़्यादा बनी। अगर ये टर्म ज़्यादा है तो उसका आप इन्वर्स करोगे तो वो टर्म बन जाएगी मिनिमम। ख्याल है आपको, ऐसे आपको दिखना है कि इसलिए आपने यहाँ पे एन इज इक्वल टू इन्फिनाइट लिखा है। और 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। ओके, तो उसकी आप लैम्बडा फाइंड आउट करोगे तो लैम्बडा फाइंड आउट होती है ये 1/9 यहाँ पे है ना। ओके, तो 1/9 और देना पर आपको लैम्बडा मिस के आपको इन्वर्स कर देना है ना, तो 9 अपन हो जाएगा 1.097 × 10⁷। ओके, देना पर आपको उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 8.20 × 10⁻⁷ मीटर। बट आपको नैनोमीटर में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर 10⁻9 होना चाहिए। तो 10⁻9 लाने के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू आपके आएगी 820 × 10⁻9 मीटर। तो उसको हम बोलते हैं 820 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। A difference of 2.3 electron volt separate the two energy level in an atom. What is the frequency? वो आपको एक एनर्जी दे रखी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो what is the frequency is radiated emitted is when the atoms make the transitions from the upper level to the lower level. ओके, तो आपको एक एनर्जी दे रखी है कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लांक कांस्टेंट का एनर्जी का इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू एच म्यू। इसमें से आप म्यू सब्जेक्टिव बना दो तो E अपन हो जाएगा एच और यहाँ पे E 2.3 आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देनी है कि भाई 1.6 - 10⁻19। देन आपके प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34, ठीक है। तो उसका आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, दिस आंसर इज 0.55 × 10⁻15, ठीक है। ओके, तो ध्यान आपको यहाँ पे एक साइंटिफिक वैल्यू में फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर आता है कि भाई 5.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। देन आफ्टर न्यूमेरिकल नंबर 5, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको मालूम है कि भाई कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो ये जो आपको एनर्जी दे रखी है दिस इज अ मैकेनिकल एनर्जी, बट उसके इनसाइड एक काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है। देन आफ्टर उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी अवेलेबल है। तो दोनों को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले तो इन दोनों का रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई क्या कैसा रिलेशनशिप आता है, ठीक है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी में निकालता हूँ। मैंने आगे एक थियरी में मैंने निकाली थी तो मैं यहाँ पे एक वापस निकाल रहा हूँ। आप देखिए कि भाई हमारा जो पार्टिकल्स है एक सर्कुलेशन मोशन में रिवॉल्यूशन करता है तो इसलिए उसके सेंटर में एक फोर्स लग रहा है, दिस इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू कूलम्बियन फोर्स बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mv²/r इज इक्वल्स टू के Q1 एंड Q2। तो Q1 एंड Q2 की मैं वैल्यू रख देता हूँ कि भाई E², ठीक है। दोनों इसके इलेक्ट्रॉन है और एक है पॉजिट्रॉन अपॉन r²। आपको ख्याल आया इसमें। ओके, देन आपने मैंने r को यहाँ पे कट कर दिया। आपको एक स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, तो v² इज इक्वल टू होता है के की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि भाई 4πε0 1/4πε0। देन आफ्टर यहाँ पे E² बचेगा और m में यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आपकी मीन्स के mv²। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ कि भाई ना मैं m को यहाँ पे ही रख देता हूँ
और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है 1/2 mv²। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड से 2 से मैं डिवाइडेड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई 2 से मैं डिवाइडेड कर देता हूँ, यहाँ पे r बचेगा ना। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1/2 mv² इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा E²/8πε0r। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी का इक्वेशन आया था, आपका जो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। देन आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है U इज इक्वल टू Q1Q2/R। इसमें मैंने सभी वैल्यू रख दिया। तो 1 यहाँ पे 4πε0। ये एक हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी माइनस होती है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे E²/R चला है आपको। तो आप ये दोनों का रिलेशनशिप निकालिए, आप ये दोनों का रिलेशनशिप निकालिए कि भाई हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है कौन सी कंपैरिजन में, पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। चला है, कितना मीन्स के मिनिमम होती है, 2 टाइम्स मिनिमम होती है। देन आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे ये दोनों का एडिशन कर देना है। आप ये दोनों का एडिशन कर दोगे तो आपको एक टोटल एनर्जी फाइंड आउट होगी। वो टोटल एनर्जी आती है -E²/8πε0r। ये सभी सारी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो आप यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हो कि भाई आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है तो उसका भी इक्वेशन आपकी एक टोटल एनर्जी जैसा ही है। चला है आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई दिस काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू -E। ओनली फॉर माइनस का ही चेंजेस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस रख दिया। देन आफ्टर K इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख देते हो कि भाई माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज, आपको हमेशा याद रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव आती है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है, वो उसके फोर्स के रिस्पेक्ट में रिलेटेड होती है। अगर आपका फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, और अगर आपका फोर्स एक रिपल्सिव फोर्स है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। देन आपको रिगार्डिंग बातचीत करनी है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मुझे को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो बट आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम 2 टाइम्स दैट टू काइनेटिक एनर्जी। सो दैट मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई U इज इक्वल टू -2K। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपने फाइंड आउट की ली है, तो यहाँ पे -2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन आपके पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसका एडिशन कीजिए, तो आपका एडिशन करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों आपका आंसर फाइंड आउट करो। आप ऐसी सारी टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप जैसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, तो हाइड्रोजन एटम्स इनिशियली इन ग्राउंड लेवल, पहले हाइड्रोजन एटम हमारा ग्राउंड लेवल पे था, तो ग्राउंड लेवल पे था तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इज एब्जॉर्ब्स द फोटॉन्स विच एक्साइटेड, वो क्या करता था, एब्जॉर्ब फोटॉन्स, उस पर कोई एक लाइट इंसिडेंट हो रही होगी तो इसमें से उसने कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला या तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला उसने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। देन आफ्टर वो एक्साइटेड होके एक 4 लेवल पे चली जाती है। तो डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपको एक उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आती है कि भाई आपकी एनर्जी वाली टर्म में E इज इक्वल टू H इंटू म्यू। आपको इक्वेशन कैसे निकालना है वो मैं आपको आइडिया, आपको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो उस न्यूमेरिकल को आपको रट्टा नहीं मानना है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ऐसे आपको टेक्निक को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई आपको एक वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और देन आपको फाइंड आउट करनी है भाई फ्रीक्वेंसी। तो आपको माइंड में अंदर एक आपकी थिंकिंग आनी चाहिए कि भाई हमारी जो एनर्जी की इक्वेशन होती है प्लांक कांस्टेंट वाली, तो इस वाली टर्म में फ्रीक्वेंसी आती है कि भाई E इज इक्वल टू H इंटू म्यू। अब हमको फाइंड आउट करना है कि भाई हम एनर्जी कौन सी वाली ले, ग्राउंड स्टेट वाली ले या N इज इक्वल टू फोर्स एक्साइटेड स्टेट वाली हम ले। बट हमको मालूम है हमारे जो बॉस का पोस्टुलेट मेथड में हमको एक्सप्लेन किया था, तो वही उसकी एनर्जी होती है इन दोनों का डिफरेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले तो आपको एक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ग्राउंड स्टेट के लिए E1 इज इक्वल टू उसकी एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कैसे आई वो आपको मालूम पड़ा ना, आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई ऑर्बिटल स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू आपकी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। मैंने ग्राउंड स्टेट के लिए यहाँ पे n इज इक्वल टू मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, और देन आफ्टर सेकंड
मीन्स के मैं यहाँ पे E4 ही लिखता हूँ, तो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय आपको करना है बाई 16 के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे n=4 पुट कीजिए तो n4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पे उसका आंसर आया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये दोनों आपको एनर्जी फाइंड आउट हो गई। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई उसका एनर्जी का डिफरेंस मीन्स के डेल्टा ई आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेल्टा ई फाइंड आउट करने के लिए आप ये एक्साइटेड स्टेट वाली है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, ये एनर्जी आपकी कम है, तो मैक्सिमम से मिनिमम को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो E4 - E1 आएगा, और E4 की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ -8.85, और यहाँ पे है माइनस माइनस होने वाला है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप उसका मिसके सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका आंसर आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देनी है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दीजिए कि भाई 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो आप उसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर आता है कि भाई 20.4 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनर्जी। ठीक है, और जो एनर्जी आपको जो आपका न्यूमेरिकल सॉर्ट करना चाहते हो तो आप ये वाली जो एनर्जी वो डायरेक्ट दे देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी थी तो आपने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर आपको जाना कि भाई फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग, तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी डेल्टा ई = ऐसा हमारा इक्वेशन होता है ना, H × म्यू, तो म्यू को आपको सब्जेक्टिव ओनली पर बना देना है, तो डेल्टा ई अपन हो जाएगा H, और डेल्टा ई की वैल्यू आई 20.4 इंटू 10⁻⁹, और H दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट इज 6.625 इंटू 10⁻34, सो दैट फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट हो गई। उसका आंसर आता है 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लाइट स्पीड में से। लाइट स्पीड का इक्वेशन स्पीड सो द डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस होता है आपकी वेवलेंथ और टाइम होता है आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो C आप लिख सकते हो ना लैम्बडा इंटू म्यू, तो इसमें से आपको लैम्बडा को सब्जेक्टिव बनाना है तो C/म्यू, तो C 3 इंटू 10⁸ एंड म्यू आपने फाइंड आउट किया है, तो वहाँ पे लिख देना है कि भाई 3.1 इंटू 10⁻15 आवर्स, सो दैट आपका लेमड़ा फाइंड आउट होगा। वो जो लेमड़ा की वैल्यू आती है वो आती है 0.9743 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब वैसे भी रख सकते हो, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 97.43 आपका आंसर आ गया नैनोमीटर। नैनो मीन्स का 10⁻⁹, यहाँ पे आपको 10⁻⁹ आ जाएगा क्योंकि आपने 2 पॉइंट को शिफ्ट किया है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपका न्यूमेरिकल नंबर है 7 न्यूमेरिकल। ओके, तो 7 न्यूमेरिकल देखिए कि भाई यूजिंग द बोर्स मॉडल्स द कैलकुलेट द स्पीड, आपको एक स्पीड फाइंड आउट करनी है v। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स इन द n = 1, 2 and 3 लेवल पे, 1, 2 और 3 लेवल पे है, तभी आपको एक स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो आप स्पीड कैसे निकालोगे कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड एक रोटेशन मोशन कर रहा है, तो उसके सेंटर में ऑब्वियसली एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है। देन आफ्टर वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला जो फोर्स था, इट इज़ नॉन एज ए कूलम्बियन फोर्स। तो दोनों फोर्स आपका सेमी फाइंड आउट हुआ, तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बनाता हूँ कि भाई mv, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बनाऊँ तो mv²/r, दिस इज द क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्बिटल नंबर लिखने के लिए मैंने यहाँ पे Vn और Rn लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपकी Vn भी चेंज होगी और आपकी रेडियस भी चेंज होगी। देन आफ्टर यहाँ पे कूलम्बियन कांस्टेंट का इक्वेशन होता है Q1/r², तो यहाँ पे मैं कूलम्बियन कांस्टेंट इज K एंड Q1 मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देन आफ्टर Q2 मीन्स आपके जो एक गोयल लिफ्ट की है। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर Z = एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जितना होता है इसमें उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उतना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने Z लिखा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा Rn²। ओके, देन आफ्टर दोनों साइड से Rn कैंसिल आउट होने वाला है, और मैं Rn को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और ए वाली टर्म के मैं मॉडिफाई करता हूँ। कैसे मॉडिफाई करता हूँ आपको देखना है। ठीक है, कि भाई m Vn और Rn इंटू यहाँ पे मैं लिखूँगा Vn = यहाँ पे आएगा Ke, मीन्स के हाइड्रोजन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे Z = 1 ही आपको पुट करना, तो यहाँ पे आ जाएगा Ke²। तो मैंने आपको यहाँ पे कैसे बनाया आपको मालूम पड़ा कि भाई mvr इंटू v, तो mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन बोस ने दिया हुआ था NH/2π, तो मैं यहाँ पे NH/2π लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा NH/2π
और यहाँ पे है स्पीड वी एन इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर। देन आफ्टर वी एन को आपको सब्जेक्टिव बनाना है तो के ई स्क्वेयर अपॉन दिस इज एन एच इंटू यहाँ पे है 2 पाई। ठीक है, तो उसकी आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये आपका जनरल इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। तो ये जनरल इक्वेशन में देखिए कि भाई के की वैल्यू होती है ना, के की वैल्यू, तो के इज ए कोलम्बियन कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है के 9 × 10⁹ दिस इज अ कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज ऑब्वियसली कांस्टेंट 1.6 × 10⁻⁻19 और 2 पाई भी कांस्टेंट है। और एच इज अ प्लांक कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट ओनली फॉर वेरिएबल कौन सा, एन। तो हमारा जो स्पीड है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ऐसा भी रिलेशनशिप आपने निकाला था। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले की मैं स्पीड निकालता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे वी एन पुट करना है, जहाँ पे एन है वहाँ पे मुझे वी वन पुट करना है। देन अपने मैं के की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 9 × 10⁹। देन अपने मैं इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू रख देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 और इंटू यहाँ पे 2 × 3.14 और यहाँ पे ओनली फॉर 1 इंटू यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻34। उसका आप सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको फर्स्ट की स्पीड मिल जाती है, वो आती है 2.184 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकंड की स्पीड आपको इसे ही फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पे V2 रखना है, तो V2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई V1/n ही आपको करना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया 2.184 इंटू 10⁻6 ओनली फॉर डिवाइड बाई 2 कर देना और उसका आंसर आ जाएगा 1.092 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड की फाइंड आउट करनी है तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाई 3 रख देना है, तो 2.8184 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू उसका आंसर आता है, वो आता है 0.728 इंटू 0.728 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही इसका आपका ऑर्बिटल का नंबर इंक्रीज होता है वैसे आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, उससे अभी आपका मालूम पड़ता है, और आपकी रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। देन आफ्टर आपको ऐसा आपका ये आपका ए फाइंड आउट हो गया। ठीक है, देन आफ्टर आपको बी फाइंड आउट करना है कि भाई कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड्स, मीन्स के टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैसे आप निकालते हैं देखिए कि भाई आपके पास रिलेशनशिप है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप, वो आती है वी एन इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, वो आती है वी एन इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू होती है 2 पाई अपॉन टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर एन 2 पाई अपॉन टी, टी एन मैंने यहाँ पे टी एन रख देता हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा। ओके, देन आपको यहाँ पे टी एन को मैं सब्जेक्टिव बना दूंगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 2 पाई आर एन अपॉन वी एन। ठीक है, ऐसा आपका इक्वेशन बनेगा। देन आफ्टर मैं दूसरा भी रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ कि भाई टी एन का डायरेक्ट मैं रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ पे आर एन की वैल्यू भी चेंज होती है, बट आर एन की वैल्यू कैसे चेंज होती है वो आपको मालूम है कि भाई आर एन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आर एन इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इंटू आर वन। आपका जो फर्स्ट का हम फाइंड आउट करेंगे ना हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपने निकाला ही था, और डिस्टेंस आता था भाई 0.53 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो ऐसे आपको आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर वन। ठीक है, ऐसे आपको वी एन, तो वी एन इज इक्वल टू आपने यहाँ पे निकाला था 1/n, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई वी एन इज इक्वल टू V1/n। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन में रख देंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा टी एन इज इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर आर वन अपॉन V1/n। तो यहाँ पे एन का हो जाता है एन क्यूब, तो टी एन इज इक्वल टू 2 पाई आर वन अपॉन V1/n क्यूब। ठीक है, इससे आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। तो 2 पाई आर वन अपॉन V1 को हम बोलते हैं T1, तो T1 बोलेंगे तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन क्यूब इंटू T1। ओके, देन आफ्टर आपको T1 निकालना है। ठीक है, तो T1 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मैंने पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 पाई और R1 की वैल्यू होती है 0.53 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, वो मैंने आपको बोला था कि भाई याद रखने के लिए। ठीक है, और V1 आपने स्पीड फाइंड आउट की थी, वो स्पीड आई है 2.184 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो आपका T1 फाइंड आउट होता है, वो फाइंड आउट होता है 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड, 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। अब आपको T2 फाइंड आउट करना है ना, तो T2 आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको 2 रखना है और यहाँ पे आपको 2 का क्यूब और इंटू T1।
तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके मैं आपको बताता हूँ कि भाई T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स, तो उसका आंसर आता है 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड, 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड। आपकी नंबर ऑफ रेडियस इंक्रीज हो रही है, मीन्स कि आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है, तो वैसे आपका टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, आपका जो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे -16 था और यहाँ पे -15 हो गया। देन आप ऐसे भी दिखा सकते हो ना। ओके, तो T3, तो आपको यहाँ पे 3 का क्यूब रखना है, तो 27, तो यहाँ पे 27 इंटू 1.52 इंटू 10⁻16, तो उसका आंसर आता है, वो आता है 4.11 इंटू 10⁻15 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट होगा। तो तीनों तीन का आपने टाइम पीरियड निकाल लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है 9। A 12.5 electron volt electron beam is used to the bombard the gases the hydrogen at the room temperature। 12.5 इलेक्ट्रॉन होल जितनी आप एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट द सीरीज ऑफ द वेवलेंथ विल बी द इमिटर्स, तो कितनी आपको एक वेवलेंथ का सीरीज फाइंड आउट करना है। वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देखिए कि भाई ग्राउंड स्टेट में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके पास एनर्जी होती है E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने क्या किया कि भाई 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी आपने सप्लाई कर दिया, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो भाई -13.6, उसकी एनर्जी तो इंक्रीज ही होने वाली है, क्योंकि आप एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हो, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। और वो कितनी होगी कि भाई -13.6 प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका आंसर आता है, वो आता है -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो उसकी इतनी एनर्जी होगी। देन पर आपको फाइंड आउट करना कि भाई उसकी ऑर्बिटल स्टेट कितनी होगी, कि भाई n = 1 2 3 वो कितने तक आएगी, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ऑर्बिटल स्टेट फाइंड आउट करने के लिए n = आपके पास इक्वेशन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n²। तो जो आपका En फाइंड आउट हुआ, वो En फाइंड आउट हुआ -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n² आप यहाँ पे लिख दीजिए कि n² = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो उसका जो आंसर आता है, वो आंसर आता है 12.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 मीन्स के इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली फॉर 12.36। ओके, यहाँ पे n का स्क्वायर है, पर आपको ओनली फॉर n ही फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे रूट में लिख देना कि भाई यहाँ पे आएगा √12.36, और उसका आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो वो आता है 3.51। बट क्वांटम नंबर मीन्स का ऑर्बिटल नंबर हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 3.51 है। मैं n = 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 4 तो नहीं हो सकता ना, तो n = 3 रहेगा। चला, n = 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में जाने के लिए उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आपको आपने यहाँ पे निकाला, तो वो आ रहा है कि भाई 3 और 4 के बीच में, तो ऑब्वियसली वो 3 तक ही रुकेगा, 3 से वो आगे नहीं जा पाएगा, तो उसका 3 क्वांटम नंबर आपका फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, तो 3 उसका क्वांटम नंबर फाइंड आउट हुआ, तो उसकी जो फर्स्ट क्वांटम एनर्जी होती है, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड के लिए आपको निकालनी है, तो आपको यहाँ पे 2 रख देना है, ठीक है। तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मीन्स के 4, तो उसका आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आपका थर्ड की निकालने के लिए आपको यहाँ पे 3 रख देना है, तो -13.6 अपॉन यहाँ पे आता है 9 = उसका आंसर आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे एनर्जी लेवल में ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ओके, उसकी एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी लेवल है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी एनर्जी लेवल है -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज n = 3, n = 2 और n = 1। ओके, तो वो एक इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। वो एक्साइटेड पहले क्या किया उसने कि भाई एनर्जी इतनी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, -12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एब्जॉर्ब किया। ध्यान आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक थर्ड ऑर्बिट में चला गया, तो वो थर्ड ऑर्बिट में से वापिस वो एक फर्स्ट ऑर्बिट में भी आ सकता है, और यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में भी आ सकता है, और सेकंड में से 1 में भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका मिस का फाइंड आउट कितना हुआ 3, कि भाई 3 में से 1 में भी आ सकता है, वो 3 में से 2 में भी आ सकता है, वो 2 में से 1 में भी आ सकता है। तो आपको एक 3 वेवलेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
तो वो आप वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? आपका एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज कि आपका एक इलेक्ट्रॉन एक थर्ड ऑर्बिट में से वन ऑर्बिट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो उसका एनर्जी का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो इतनी एनर्जी आपकी प्लांक क्वेश्चन ने जो बताया, प्लांक ने आपको जो बताया वही आपकी एनर्जी होगी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो हमारी फर्स्ट कंडीशन वाली थी, मीन्स के मैं बातचीत कर रहा हूँ कि भाई E1 और E3 के बारे में। ठीक है, तो डेल्टा E13 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना कि भाई E1 माइनस E3 उसकी बीच का डिफरेंस। ओके, तो इज इक्वल टू आप लिख सकते हो HC अपन लेमड़ा, वो लेमड़ा का आपका नाम दे दिया 13। ठीक है, तो आपको लेमड़ा फाइंड आउट करना है ना, तो लेमड़ा 13 इज इक्वल टू HC अपॉन E1 माइनस E3। अभी आपको सभी की वैल्यू रख देनी है कि भाई H की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻34, लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10⁸8। देन आफ्टर उसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है कि भाई E1 की एनर्जी यहाँ पे दे रखी है -13.6, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके, तो 6.625 इंटू 10⁻34, और यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन मतलब मीन्स के 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है ना। ओके, तो उसका आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका आंसर आता है 1.03 इंटू 10⁻9 मीटर। तो आप 10⁻9 को नैनोमीटर भी लिख सकते हो, तो 1.03 इंटू नैनोमीटर, दिस लैम्बडा इज 13। देन पर आपको फाइंड आउट करना कि भाई लैम्बडा 2 से 1 में आता है, 2 से 1 में आता है। तो 2 से 1 में आने के लिए उसका सेम इक्वेशन बनेगा ना, भाई लैम्बडा 2 से 1 में आता है, तो लैम्बडा 1 और यहाँ पे HC और उसकी एनर्जी E1 माइनस यहाँ पे आप लिख देना है E2। ठीक है, सभी की वैल्यू रख देनी है कि भाई 6.625 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8, एंड E1 का है -13.6, देन आफ्टर E2 का है -3, माइनस माइनस होता है +3.4। ओके, +3.4 इंटू यहाँ पे लिख देना 1.6 इंटू 10⁻19। उसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका आंसर आता है 1.22 इंटू 10⁻9 मीटर, सो दैट 1.22 नैनोमीटर। दिस इज अ लैम्बडा 21। ओके, देन आफ्टर आपको एक थर्ड में से 2 में जाएगा तो भी एक लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसकी भी आपको एक वेवलेंथ निकालनी है। तो 3.2 तो HC आपको यहाँ पे लिखना है HC अपॉन, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 माइनस 3, सभी की आपको वैल्यू ही रखनी है। तो 6.625 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8, E2 की वैल्यू आपको दी हुई है कि -3.4, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +1.51 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट होगी, वो होगी 6.57 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, 10⁻9। ओके, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया कि भाई यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, 122 इंटू 10⁻9 मीटर ही आएगा, और यहाँ पे भी 103 इंटू 10⁻9 मीटर ही आएगा। एक मीन्स के 103 नैनोमीटर, और उसका आंसर आता है 122 नैनोमीटर, और उसका आंसर आता है 657 नैनोमीटर। ओके, तो ऐसे आपको ओनली पर वेवलेंथ ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मैथमेटिकली स्टेप में आपको मिस्टेक नहीं आए, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर न्यूमेरिकल नंबर 10, in accordance with the Bohr's models, to find the quantum number that the characteristic the earth revolution around the sun in orbit the radius, मीन्स के आपकी एक अर्थ है और एक सन की अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसकी ऑर्बिट मीन्स के अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस, इट इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। विथ ऑर्बिटल स्पीड आपको एक स्पीड भी दी हुई है कि बाई स्पीड v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड।
द मास ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है कि भाई एम इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, उसका आपको क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोर्स ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बताया कि भाई एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। तो एम बी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसमें से आपको एन को सब्जेक्टिव बना देना है। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी आर इंटू 2 पाई अपॉन एच। ठीक है, तो एम की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है कि भाई 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। देन आपका स्पीड है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। देन आपका उसकी रेडियस यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और यहाँ पे आपको एच की वैल्यू रखनी है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर फाइंड आउट होगा वो होगा n इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻74। दिस इज योर क्वांटम नंबर। ठीक है।